एक 36-40। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस स्टोरी क्रिएट बाय शुभम कश्यप। चैप्टर 36। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। अगली सुबह वीर जल्दी उठ गया था, या ये कहे कि वीर आया तो अपने कमरे में सोने, लेकिन उसे नींद नहीं आई थी। वीर इस जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रहा था इस वक्त। अगर किसी ने वीर को देख लिया होता तो उसे यकीन नहीं होता है कि यही वीर जो पहले जिसे सब लोग फटीचर कहकर बुलाते थे। वीर के साथ साथ आज पार्थ और राज भी उसके साथ अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। वो दोनों बीच बीच में बातें भी कर रहे थे, लेकिन वीर सिर्फ अपनी एक्सरसाइज कर रहा था और उसके साथ साथ उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जिस वजह से वो उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। जल्दी ही वीर अपनी एक्सरसाइज पूरी करके अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। उसके बाद पार्थ और राज भी वहां से चले जाते हैं। वीर अपने कमरे में आकर फ्रेश होता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चला जाता है। नीचे आकर देखता है कि अभी कोई भी डाइनिंग हॉल नहीं आया है, इसलिए अपना ब्रेकफास्ट करके कंपनी के लिए निकल जाता है। वही उसके जाने के बाद सभी डाइनिंग हॉल में आते हैं। तब राज एक सर्वेंट से पूछता है क्या वीर चला गया, जिस पर वो सर्वेंट जवाब देता है जी सर, वीर सर अभी अभी निकले हैं और उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। जिस पर राज और सौम्या भी अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करते हैं, जिस पर सौम्या की माँ उन दोनों से कहती है अरे आराम से करो, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, कहीं कोई भागा तो नहीं जा रहा है। जिस पर दोनों अपनी ब्रेक फास्ट करने की स्पीड नॉर्मल करते हैं। वही पार्थ भी उन दोनों देखकर हंसने लगता है। उसे हंसता देखकर राज उसे अपनी आंखों से घूरने लगता है और उससे कहता है ज्यादा हंस मत, वरना ये जो दांत दिखाई दे रहे हैं वो सभी जमीन पर गिरे हुए मिलेंगे। जिस पर पार्थ हंसना बंद कर देता है और उससे कहता है खड़ूस कहीं का, मेरे हंसने पर भी इसको इतनी जलन होती है। इतना कहकर पार्थ अपना मुंह बना लेता है, लेकिन राज इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है। जल्दी ही सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद राज सौम्या को लेकर कंपनी के लिए निकल जाता है और पार्थ अपने कॉलेज। लेकिन आज पार्थ ने अपने लिए भी बाइक निकाल ली थी, जिस पर वीर ने भी कुछ नहीं कहा था। वही वीर अपने कंपनी पहुंच चुका था और इस वक्त अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। एक्चुअली वीर अपनी आने वाली मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा था। हालांकि वीर खुद अपनी मीटिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे डर है कहीं उसकी पहचान सबके सामने न आ जाए, और अभी वीर ऐसा खतरा नहीं मोल सकता था। इसलिए वीर की जगह राघव उसकी सारी मीटिंग हैंडल करेगा। सिर्फ वीर उन मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाएगा। अभी वीर अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है, जिस पर वीर देखता है कि कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा था। वीर उस नंबर को देखकर अपने मन में कहता है अच्छा, तो अब नंबर बदल कर फ़ोन किया जा रहा है। वीर वो कॉल उठा लेता है और कहता है हेलो कौन, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जिस पर वीर फिर से कहता है हेलो कौन, अगर बात नहीं करनी है तो फ़ोन क्यों किया है। इतना कहकर वीर कॉल कट करने को होता है कि उधर से आवाज़ आती है हेलो वीर मैं हूँ। वीर इस आवाज़ को पहचान लेता है। ये आवाज़ किसी और की नहीं शालिनी की थी, जो नंबर बदल कर वीर को कॉल किया था। और जैसा वीर ने गैस किया था, शालिनी के ये कहने पर वीर कहता है हाँ क्यों कॉल किया है। जिस पर शालिनी उधर से कहती है वीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मिलकर बात कर सकते हो। जिस पर वीर कुछ देर सोचता है, फिर वो शालिनी से कहता है ठीक है, एड्रेस मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। जिस पर शालिनी कॉल कट कर देता है। वही वीर उसके कॉल कट करने पर हैरान हो जाता है और कहता है अजीब है। इतना कहकर वीर अपने काम में वापस लग जाता है और राघव को बुलाकर अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लाने को कहता है। वही राज और सौम्या दोनों भी कंपनी आ गए थे। सौम्या अपने डिपार्टमेंट में चली जाती है, वही राज भी अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों वीर के केबिन में आते हैं, जिस पर वीर पहले सौम्या से कहता है सौम्या, जैसा कि तुमने कहा था देख लो वैसा ही हुआ है, कुछ कमी रह गई हो बता दो क्यों। अभी 4 दिन का टाइम है। जिस पर सौम्या वो वेबसाइट देखने लगती है, लेकिन उसे कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती है। जिस पर सौम्या वीर से कहती है भाई अब इसमें कोई कमी नहीं है, अब ये परफेक्ट है। जिस पर वीर कहता है ठीक है, फिर मैं इसी में कपूर इंडस्ट्री के फैशन डिज़ाइन को ऐड कर देता है, क्योंकि अब कपूर इंडस्ट्री सहगल इंडस्ट्री में ही मर्ज हो गई। इस हिसाब से वो अब काम और बढ़ गया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सब तैयार करवाओ सौम्या। जिस पर सौम्या कहती है ठीक है भाई। उसके बाद सौम्या वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राज वीर को देखने लगता है, जिस पर वीर उससे कहता है क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। जिस पर राज कहता है कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि तू आजकल बहुत सी बातें छुपाने लगा है। जिस पर वीर कहता है कुछ बातें होती है जो सबको नहीं बताई नहीं जाती है, और बहुत सी बातें ऐसी है जो तू नहीं जानता है और मैं तुझे बता भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो मैंने सब कुछ बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाकी तुम बहुत समझदार हो, मेरी बात समझ में आ गई हो, इसलिए आगे से इस टॉपिक कर कभी बात मत करना। जिस पर राज उसकी बात समझ जाता है और
आगे उससे कुछ नहीं कहता है। फिर वीर राज से कहता है मैं अभी 3,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं, इसलिए कल जैसा कि मैंने कहा था वैसा कर दे। जिस पर राज कहता है ठीक है। इतना कहकर राज जाने को होता है, लेकिन उसके जाने से पहले वीर उससे कहता है आगे जाकर राज तुमको ही ये सब संभालना है। जिस पर राज उससे कहता है क्या मतलब है तेरा। जिस पर वीर कहता है कुछ नहीं, वक्त आने पर पता लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद राज वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वीर की कही हुई बात घूम रही थी। वही राज के जाने के बाद कुछ देर वीर अपना काम करता है, फिर वो कंपनी से निकल जाता है क्योंकि शालिनी का मैसेज आ गया था, इसलिए वीर उससे मिलकर सब कुछ शॉर्ट आउट करना चाहता था। शालिनी ने उसे अपनी कंपनी में ही बुलाया था। वीर पहले तो अपनी बुलेट लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कहीं शालिनी को शक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वीर टैक्सी से राठौर इंडस्ट्री जाता है। जल्दी ही वीर राठौर इंडस्ट्री पहुंच जाता है और इस वक्त वो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था। वो कुछ सोच रहा था शायद, और उसी सोच के साथ वीर कंपनी के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे काया मिल जाती है। वीर जब काया को देखता है तो उसे पहचान जाता है, क्योंकि यही तो वो लड़की थी जो हर वक्त उसके ऊपर नजर रखती थी। काया वीर को देखकर कहती है हेलो सर, अभी बॉस मीटिंग में है तो प्लीज़ आप उनके केबिन में वेट करें, मैं आपको उनके केबिन तक ले चलती हूँ। जिस पर वीर अपना सर हाँ में हिला देता है। तब काया वीर को शालिनी के केबिन की ओर ले जाती है, जो कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था। काया वीर को लेकर शालिनी के केबिन में आ जाती है और उसे वहीं पर बैठा कर उससे कहती है आप यहीं पर उनका इंतजार करिए, जैसे बॉस मीटिंग से फ्री हो जाएगी वैसे आपसे मिलेगी। जिस पर वीर अपना सर हिला देता है। उसके बाद काया वहां से चली जाती है और वीर शालिनी का इंतजार उसके केबिन में करता रहता है। चैप्टर 37। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर शालिनी का उसके केबिन में इंतजार कर रहा था और उसे उसका इंतजार करते करते करीब 1 घंटा होने को आया था, लेकिन शालिनी अभी केबिन में नहीं आई थी। जिस पर वीर का सब्र धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था। वो सोचने पर मजबूर हो रहा था कि शालिनी ने उसे फिर से बेवकूफ़ बना दिया और वीर वो भी खुशी खुशी बेवकूफ़ बन गया। वीर ने सोचा कुछ देर और उसका इंतजार कर ले, शायद शालिनी आ जाए, इसलिए वीर उसका इंतजार करने लग गया। और ऐसे 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। इसलिए थक हार वीर वहां से निकल गया और उसने शालिनी के लिए मैसेज छोड़ दिया, जिसमें उसने लिखा जब मुझे धोखा ही देना था तो क्यों मुझे बुलवाकर अपना इंतजार करवाया, या तुम मुझे दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे आगे कुछ नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अब तुमसे नफरत होने लगी। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जब मैं तुम्हारे सामने हेल्प मांगने आया था, लेकिन अब नहीं, अब तुम जब मुझे बुलाओगी भी ना तब भी नहीं आऊँगा। वीर ने सोच लिया था अब वो शालिनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, और इसी सोच के साथ वीर राठौर इंडस्ट्री से निकल गया। उसके निकलने के आधे घंटे बाद शालिनी अपने केबिन में आई। ये सोचकर वीर उसका अभी इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जब शालिनी अपने केबिन में आई तो उसे वीर नहीं मिला तो उसका लिखा हुआ लेटर, जिसे पढ़ने के बाद शालिनी धम से अपनी सीट पर बैठ गई और उसने अपने आप से कहा मैंने फिर से वही गलती कर दी, अब मैं उसे कैसे समझाऊंगी। वही वीर ने कंपनी से बाहर निकलकर उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा। टाइम देखने के बाद वीर अपनी कंपनी में न जाकर सीधे वी पैलेस चला गया। दूसरी तरफ प्रिया वीर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उसके नाम के अलावा उसको कुछ नहीं पता चल पाया था, इसलिए वो वीर के बारे में कुछ पता नहीं कर पा रही थी। और यही वजह थी कि फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रही थी कि वो एक इंसान के बारे में नहीं पता कर पा रही है तो उसको इतनी बड़ी फैमिली में रहने से क्या फ़ायदा। यही सब सोच कर प्रिया परेशान हो रही थी। प्रिया इस वक्त अपने मेंशन यानी माथुर मेंशन में थी और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया भी। तभी रिया के एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद रिया प्रिया से कहती है प्रिया उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। जिस पर प्रिया कहती है किसे, जो इतनी तेज चिल्ला कर बता रही है। तब रिया उसे बताती है अरे वही जिसके पीछे तू इतने दिनों से परेशान हो रही है और जिसे ढूंढ रही है। क्या नाम? आहा, वीर नाम है, उसे ही कॉलेज से निकाल दिया है, लेकिन किसी को इसका रीजन नहीं मालूम है। जिस पर प्रिया कहती है क्या, लेकिन क्यों, उसे ऐसे कैसे निकाल दिया गया है और उसे अभी आए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और मुश्किल से मैंने उसे 1 दिन कॉलेज में देखा है, उसके बाद तो मैंने उसे देखा भी नहीं, तो उसे ऐसे कॉलेज से निकाल सकते हैं। तब रिया उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी ने जानबूझ कर उसे निकलवाया है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। उसकी बात पर प्रिया सोच में पड़ जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है क्या ऐसा कोई कर सकता है, लेकिन क्यों, और उसे ऐसा करने से क्या मिल जाएगा। कुछ सोचकर प्रिया कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर प्रिया सीधा कॉलेज के डीन को कॉल करती है। कुछ देर में ही उसकी कॉल कनेक्ट होती है। कॉल कनेक्ट होने पर प्रिया बोलती है हेलो अंकल, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। इतना कहकर प्रिया उससे कुछ कहती है, जिस पर डीन कहते हैं हो जाएगा बिटिया, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो कॉल कट हो जाती है, जिसके बाद प्रिया कहती है अब उसे कोई नहीं निकाल सकता है। वही वीर अपने पैलेस आ गया था और इस वक्त अपने सीक्रेट रूम में था। वीर इस वक्त अपने कंप्यूटर के कुछ कर रहा था।
और उसने इस वक्त उसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। तब वीर देखता है तो सौम्या उसे कॉल कर रही है, इसलिए वीर उसका कॉल उठा लेता है, ये सोचकर शायद उसे उससे कुछ काम हो, और यही हुआ। सौम्या के कॉल उठाने पर सौम्या उधर से कहती है, भाई सब कुछ तो तैयार है लेकिन मॉडल उसका क्या करेंगे। जिस पर वीर कहता है, सौम्या उसकी चिंता मत करो, वो बात घर पर आकर लेना, लेकिन मैंने जैसा कहा है वैसा हो जाता है क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और हाँ, तुम मॉडल के बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि हम कोई भी मॉडल हायर नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी कंपनी के कुछ स्पेशल करेंगे जिसके बारे में मैं तुमको तब बताऊंगा जब तुम घर आ जाओगी, ठीक है। इतना कहकर वीर सौम्या का कॉल कट कर देता है और वो कुछ सोचने लगता है। कुछ सोचकर वीर फिर से अपने कंप्यूटर में कुछ करने लगता है और उसे ऐसा काम करते जाने कितनी देर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। करीब 2 घंटे के बाद वीर के नज़र अपने बगल में रखी वॉच पर पड़ती है जिसमें शाम के 7 बजने वाले थे, जिसे देखने के बाद वीर कुछ अपना इंपॉर्टेंट काम करके अपने सीक्रेट रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वीर अपनी बालकनी में चला जाता है, लेकिन उसे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी जिसे वीर समझ नहीं पा रहा था। कुछ सोच वीर अपने कमरे सीधा अपनी पैलेस में बने गराज में गया। वीर जब गराज में गया तो वहां पर जितनी भी पुरानी कार थी वो सब हट चुकी थी और उनकी जगह पर सिर्फ 2 कार खड़ी थी। वीर उन दोनों में से एक कार में बैठा और पैलेस से निकल गया। वीर को कुछ देर शांति चाहिए थी जो उसे यहाँ नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर वीर अपनी ड्राइव करता रहा। वीर इस वक्त दिल्ली से बाहर आ गया था। वीर एक पहाड़ी पर आकर अपनी कार रोकता है। वीर के अपनी कार से निकलकर पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले सिरे पर जाकर खड़ा हो गया और वीर अपने दोनों हाथ फैलाकर वहां की हवा को महसूस करने लगा। हवा को महसूस होते ही वीर को सुकून मिल रहा था और उसे जो बेचैनी हो रही थी अब वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन वीर इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया था। वो इंसान किसी को कॉल करता है और कहता है वो इस वक्त शहर की बाहर वाली पहाड़ी पर जल्दी से सब लोगों के लेकर आ जाओ, यही मौका है इसे खत्म करने का, मैं तब तक इसे संभालता हूं और जल्दी करना। जिस पर उधर से आवाज आती है, हम लोग रास्ते में ही, तब तक उसे संभाल और हाँ इस बात का ध्यान रखना इस बार वो छूटना नहीं चाहिए। इतना कहकर दोनों अपनी कॉल कट कर देते हैं। वही वो इंसान कुछ सोचता है, फिर वो जाकर वीर की कार का ब्रेक खराब कर देता है। फिर उसके बाद वो इंसान कहता है, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता है क्योंकि अगर तुम हम लोग से बच गए तो ये काम कर देगा मेरा, लेकिन आज तेरी मौत पक्की है। इतना कहकर वो इंसान अपने साथियों का इंतजार करने लग जाता है। वही वीर इस बात से बेखबर पहाड़ी पर अपने पैर लटकाकर वहीं पर बैठ जाता है। उसे यहाँ सुकून महसूस हो रहा था। इधर राठौर इंडस्ट्री में शालिनी इस वक्त अपने केबिन में अपनी ही सोच में बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि वो क्या करे कि जो वीर उसकी बात पर यकीन करे। अभी शालिनी सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है तो शालिनी अपना मोबाइल चेक करती है कि कौन उसे कॉल कर रहा है। लेकिन जैसे शालिनी की नज़र अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नाम पर पति है, वैसे ही शालिनी को गुस्सा आने लगता है। लेकिन शालिनी उसका कॉल रिसीव कर लेती है और वो शालिनी गुस्से में कहती है, क्यों फ़ोन किया है। जिस पर उधर से एक हंसता हुआ इंसान बोलता है, हाँ अरे मेरी प्यारी बहना, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने तो तुम्हें एक बतानी थी तुम्हारे पति के बारे में। हो सॉरी एक्स पति के बारे। वो इस वक्त शहर के बाहर वाले पहाड़ी में है तो सोचा क्यों ना आज उसका काम तमाम कर दूँ। इतना कहकर वो इंसान हंसने लगता है, जिस पर शालिनी उससे गुस्से में कुछ कहने को होती है कि कॉल कट होने की आवाज़ आती है, बीप बीप। जिस पर शालिनी गुस्से में अपने मोबाइल को पटकते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं निखिल, बहुत जल्द तुम्हारा मैं हिसाब करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे वीर को बचाना होगा। इतना कहकर वो किसी को कॉल करती है और कुछ कहती है। उसके बाद शालिनी अपनी कंपनी से निकल जाती है पहाड़ी की तरफ। अब आगे चैप्टर 38। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। शालिनी अपनी कंपनी से निकल चुकी थी और वो बार बार वीर को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीर का फ़ोन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से शालिनी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में कहती है, वीर अपना फ़ोन उठाओ। वही इस सब से अनजान वीर पहाड़ी पर बैठा हुआ था। अंधेरा होने लगा था जिसकी वजह से हवाओं में ठंड बढ़ गई थी, लेकिन वीर तो ऐसी वहां पर बैठा था जैसे उसे यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा था। वही वो आदमी जिसने अपनी साथियों को बुलाया था वो परेशान हो रहा था क्योंकि अभी उसके साथी नहीं आए थे। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी वहां पर 4 से 5 जीप आकर खड़ी हो गई, जिन्हें देखकर वो आदमी उन सब से कहता है, तुम लोग कितनी देर लगा दी, चलो जाकर उसे खत्म कर दो, यही मौका है हमारे पास उसको खत्म करने के लिए। जिस पर सभी उसके साथी उस तरफ जाने लगते हैं जहां पर वीर बैठा हुआ था। वो सभी वीर से कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए थे, जिसका आभास वीर को भी हो गया था कि कोई उसके पीछे है। तो वीर ने पीछे मुड़कर देख तो वहां पर कुल 10 लोग थे, जिनके हाथ में कोई ना कोई हथियार जरूर था। उन सभी को देख कर वीर उन सब से कुछ कहता है। उससे पहले उसे जैनी की आवाज़
आती है बड़ी संभल कर, ये सभी आपको मारने के लिए आए हैं और ये सभी आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। जिस पर वीर जैनी से कहता है, लेकिन जैनी ये सब मुझे क्यों मारने आए हैं? मुझे याद है ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब मैं मुंबई में था, तब भी तुमने कहा था कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए और अब फिर से। तब जैनी उससे कहती है, बड़ी ये आपको मारने नहीं आए हैं बल्कि उसे मारने आए हैं जिसको बॉडी में इस वक्त आप हो। शायद इन लोगों की उससे कुछ दुश्मनी हो इसलिए उसे मारना चाहते हैं। जिस पर वीर सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ये लोग उसे क्यों मारने आए हैं, उसकी और इन लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है। तो वीर उन सभी को देखता है जो उसी को देखे जा रहे थे, सबकी आंखों में उसे मारने की झलक देखी जा सकती थी। तो वीर पहले तो अपने आप को शांत करता है, फिर रिलैक्स होकर उन सभी से पूछता है, तुम सब लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उन सभी आदमियों के पीछे से आवाज आती है, हम सभी लोग तुम्हें मारने हैं। जिस पर सभी उसके आदमी उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। तब वो आदमी सामने आकर वीर के सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वीर कहता है, तुम तो वही हो न जिसने मुझे धक्का दिया था जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था? जिस पर वो आदमी मुस्करा देता है और उससे कहता है, अच्छा तूने मुझे देख लिया था, तो अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया तुझे मारना। जिस पर वीर उससे कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि आज कौन मरेगा और कौन जिंदा यहाँ से जाएगा। जिस पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और अपने सभी आदमियों पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब के सब खड़े होकर क्या देख रहे हो? खत्म कर इसको, आज ये बचना नहीं चाहिए जैसे ये पिछली बार बच गया था। उसकी ये कहने भर की देर थी कि सभी उसके आदमी वीर की तरफ बढ़ने लगे। वही वीर ने भी अपने आप को तैयार कर लिया था। हालांकि वीर अभी भी उतना ताकतवर नहीं हुआ था, लेकिन कभी न कभी उसे इन सबसे लड़ना ही होगा, तो आज ही क्यों नहीं। उन सभी गुंडों में से एक आगे आकर हॉकी स्टिक से वीर पर वार करता है, लेकिन वीर उससे बचकर उसके पेट पर एक कस कर घुसा मारता है। जिस पर वो आदमी तो 3 फुट उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। उसके ऐसे वार से जितनी भी आदमी वीर की तरफ बढ़ रहे थे वो सभी रुक गए और बारी से कभी वीर को तो कभी उस आदमी को जिसे अभी अभी वीर ने मारा था। वही उन सब का बॉस भी कुछ देर के लिए ये सब देखता रहा, लेकिन जल्दी ही वो होश में आया और अपने आदमियों को रुका देखकर उन सभी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए नहीं कहा है, जाओ जाकर उसे खत्म करो, आज उसे मरना ही होगा। उसने रघु के आदमियों पर हाथ उठाया। अपने बॉस की बात सुनकर वो सभी गुंडे एक साथ मिलकर वीर पर हमला करने की सोचते हैं। वही वीर ने भी उन सभी को देख कर सोच लिया था कि अब वो सभी एक साथ उसके ऊपर हमला करने वाले हैं और ऐसा ही हुआ। उन सभी गुंडों ने एक साथ मिलकर वीर पर हमला कर दिया, जिस पर वीर भी अपनी पूरी ताकत लगा कर उन सभी से लड़ने लगा। बीच बीच में उसे भी चोट लग रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो कभी एक गुंडे की टांग तोड़ता तो किसी का हाथ। वही रघु वीर को ऐसे लड़ते देखकर उसे समझ में आ गया था कि वीर को मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए रघु अपने पास एक खंजर निकालता है और अपने खंजर को देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगता है। फिर रघु अपने खंजर को लेकर वीर की तरफ बढ़ने लगता है। वही वीर रघु की घटिया चाल से अनजान अभी भी उसके आदमियों से लड़ रहा था। उसने लगभग उसके आदमियों को धूल चटा दी थी, लेकिन उसके आदमी भी ठीक थे कि वीर की मार खाने के बावजूद उसे मारने के लिए बार बार उठ जाते थे। अभी वीर रघु के एक आदमी को मार ही रहा था कि तभी रघु पीछे से आकर वीर के पीठ पर अपना खंजर घुसट देता है, जिस पर वीर की चीख निकल जाती है। अभी वीर अपने पहले वाले दर्द से निकला भी नहीं था कि रघु ने अपने खंजर वीर के पीठ से निकालकर फिर से वार कर देता है, जिस पर वीर लखा जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभालता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रघु के चेहरे पर एक गंदी हंसी थी। वीर आगे बढ़कर रघु के गले को पकड़ लेता है, जिस पर रघु को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो वीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करना लगता है, लेकिन वीर की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाता है। तो रघु ने जिसने अपना खंजर अपने हाथ में पकड़ा था वो वीर के सीने में घुसट देता है, लेकिन तब वीर उसके गले को नहीं छोड़ता है। जिस पर रघु वीर के सीने से अपना खंजर निकालकर इस बार वीर के पेट में घुसट देता है और इस बार रघु नहीं रुकता है और बिना रुके वीर के पेट पर बार बार वार करते जाता है, जिस पर वीर की हालत खराब हो जाता है कि तभी वीर के पीछे से आकर वीर के सर पर हॉकी स्टिक से वार करता है, जिस पर वीर की पकड़ रघु के गले से छूट जाती है और वीर अपना सर पकड़ लेता है। वही रघु उस आदमी को देखता है तो कहता है, अच्छा हुआ सर आप आ गए, नहीं तो ये आज मुझे और मेरे आदमियों को मार देता है। जिस पर वो आदमी रघु से कहता है, अपनी बकवास बाद में करना, पहले यहाँ से निकलो क्योंकि वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है। जिस पर रघु कुछ कहने को होता है, लेकिन कुछ सोचकर वो उस आदमी से कुछ नहीं कहता है और अपने साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिसने
वीर के सर पर वार किया था। वो वीर के पास आता है और उससे कहता है, बहुत अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ तू, लेकिन कब तू बचता रहेगा, एक न एक दिन तुझे मैं मार कर ही रहूंगा। वही वीर लगभग बेहोश ही होने वाला था। वो अपनी धुंधली आंखों से उसका चेहरा देखने को कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ साफ नहीं दिखाई देता है। वीर इस वक्त पूरा ऐसा लग रहा था जैसे वो खून से नहाया हुआ हो। वही वो आदमी वीर की एक दो फोटो क्लिक करता है और वहां से चला जाता है। वीर उसे जाता हुआ बस देख रहा था। वही वो आदमी अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो फोटो किसी को भेज देता है। उसके बाद वो किसी को कॉल करता है। कॉल कनेक्ट होने पर वो आदमी कहता है, अरे बहना, मुझे लगा कि तुम अपने पति को बचा लोगी लेकिन तुमने मुझे निराश किया। जिस पर उधर से आवाज आती है, निखिल, अगर वीर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जी हाँ, आप सभी ने अब पहचान ही लिया होगा कि ये आदमी और कोई नहीं, निखिल राठौर और शालिनी का भाई है। निखिल ने किसी और को नहीं, शालिनी को फोन किया था। निखिल शालिनी की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, क्या बहना अपने भाई से ऐसे कोई बात करता है? खैर, मैंने तो अपना काम कर दिया है, मैंने वीर को खत्म कर दिया। चाहे तो तुम अपने चेक कर सकती हूँ, मैंने उसकी फ़ोटो अभी अभी तुमको भेजी है। बेचारा बेवजह मारा गया। इतना कहकर निखिल हंसते हुए कॉल कट कर देता है। वही शालिनी निखिल की बात सुनकर जम जाती है और वो एकदम से अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाती है और वो अपने मोबाइल चेक करती है तो उसे निखिल की भेजी हुई फ़ोटो मिलती है। शालिनी वो जल्दी से वो फ़ोटो को खोलकर देखती है। जैसे ही शालिनी वो फ़ोटो देखती है तो शालिनी का दिल धक से रह जाता है। चैप्टर 39। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। शालिनी वीर की फोटो देखकर उसका दिल धक्का से रह जाता है और वो एक तक वीर के फोटो को देखती रह जाती है कि तभी उसे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आती है जिससे शालिनी होश में आती है और वो वीर को फोटो को देखकर कहती है, नहीं वीर, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर शालिनी अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट कर के स्पीड से वहां से निकल जाती है। रास्ते में शालिनी वीर को फोन भी करती है लेकिन वीर इस हालत में नहीं था कि वो शालिनी का फोन उठा सके। वही वीर इस वक्त बेहोश हो गया था कि तभी उसे एकदम से होश आता है और उसे जैनी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, बड़ी आप ठीक हो? आपको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा, आपका ब्लड बहुत निकल चुका। वही वीर अपने आप से कहता है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा। वीर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को खड़ा करता है और लखड़ाते हुए अपने गाड़ी के पास जाता है और अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसको इतना करने में उसकी सांसें फूलने लगती है और उसे कमजोरी भी होने लगती है क्योंकि वीर का खून अभी भी निकल रहा था। वीर जैनी से कहता है, जैनी, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या? जिस पर जैनी कहती है, बड़ी चेक करके बताती हूँ। फिर जैनी आसपास के इलाके में चेक करती है कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल या छोटा सा क्लिनिक हो। चेक करके जैनी वीर से कहती है, बड़ी, यहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, हमको वापस शहर ही जाना पड़ेगा और आपके पास टाइम बहुत कम, हमें 30 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचना होगा वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है क्योंकि वीर अपनी सांस को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। फिर वीर अपने पास से एक रुमाल निकालकर पहले अपने सर के उस हिस्से में बांधता है जहां पर निखिल ने वार किया था। रुमाल बांधकर वीर अपनी कार स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है लेकिन उसका मोबाइल वहीं पर रह जाता है जो जाने कब से बज कर ऑफ हो गया था। वीर इस वक्त अपनी कार ड्राइव कर रहा था और इस वक्त वीर का सर भी भारी हो रहा था और उसी के साथ उसे चक्कर भी आ रहे थे। जिस वीर अपने होश में रहने के लिए अपने आप से कहता है, नहीं वीर, तुझे होश में रहना होगा, तू ऐसे बेहोश नहीं हो सकता है, तू ऐसे हार नहीं मान सकता है, तू हार नहीं मान सकता। वीर इस वक्त अपनी कार बहुत स्पीड में चला रहा था और उसे सही से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। उसे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। वीर को ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा था कि सामने से कोई कार उसकी ही तरफ आ रही थी और हर सेकंड वो कार उसके करीब आते जा रही थी। जब वो कार वीर की कार से कुछ ही दूरी पर थी तब वीर को वो कार धुंधली सी दिखाई देनी लगी लेकिन जब तक वो समझता वो कार वीर के करीब आ गई थी तो वीर ने पहले ब्रेक दबाया लेकिन कार नहीं रुकी। वीर बार बार कोशिश करता रहा लेकिन कार का ब्रेक नहीं लग रहा था। जिस पर जैनी वीर से कहती है, बड़ी, लग रहा है कार का ब्रेक फेल हो गया है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं आपका उस कार से एक्सीडेंट हो जाएगा। वही वो कार वाला हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था। वो कार लगभग वीर की कार से टकराने ही वाली थी। वीर ने अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है और आगे जाकर एक पेड़ से उसकी कार टकरा जाती है। कार पेड़ से इतनी जोर से टकराई थी कि वीर तुरंत ही बेहोश हो गया था और उसकी कार से धुआं निकलने लगा और उसी के साथ उसकी कार के ऑयल टैंक भी लीक होने लगी थी। वही वो कार जिससे वीर की टक्कर होने वाली थी वो भी आगे जाकर रुकती है। जैसे ही वो कार रुकती है तो जो वो कार ड्राइव कर रहा था उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचता है। उसे देखने में पता चल रहा था कि वो कोई लड़की है जो शायद अपनी कार ड्राइव कर रही थी। तभी वो लड़की अपना सर पीछे करती है जिस पर उसका चेहरा दिखाई पड़ता है। ये लड़की और कोई नहीं, प्रिया माथुर थी जो कि अपने मेंशन यानी
माथुर विला जा रही थी जो कि शहर के बाहर बना हुआ था। प्रिया को देखकर पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में थी। वो गुस्से में अपनी कार से बाहर निकलती है और उस कार को पीछे मुड़कर देखती है जिससे उसकी कार टकराने वाली थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र उस कार पती है वैसे ही उसका गुस्सा कहीं गायब हो जाता है और वो जल्दी से भागकर उस कार के पास जाती है। प्रिया जब उस कार को पास जाकर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि कार वाकई में बहुत बुरी तरह से पेड़ से टकराई थी। प्रिया जल्दी से उस कार को चेक करती है कि उस कार में कोई है तो नहीं, लेकिन प्रिया को उस कार में कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। तभी उसकी नज़र उस कार की ड्राइविंग सीट पर पती है जहां पर वीर बेहोश था और उसका सर स्टीयरिंग व्हील पर था, जिस पर प्रिया उसे पहचान नहीं पाती है। प्रिया देखती है कि ड्राइविंग सीट के गेट का शीशा भी लगा हुआ था, जिस पर प्रिया पहले एक पत्थर लेकर उस शीशे पर मारती है जिस पर वो शीशा चूर चूर होकर टूट जाता है। तब प्रिया कार का गेट खोलने कोशिश करती है। बीच बीच में उसकी नज़र ऑयल टैंक पर भी पती है जो कि लीक हो रहा था। तब प्रिया अपने मन में कहती है मुझे इसे जल्दी निकालना होगा क्योंकि कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तब प्रिया किसी तरफ ड्राइविंग सीट का गेट खोल लेती है। गेट खुलने पर प्रिया अपने आप से कहती थैंक गॉड गेट खुल गया। फिर प्रिया उस इंसान को स्टीयरिंग व्हील से पीछे धकेलती है, लेकिन जैसे प्रिया की नज़र उस इंसान के चेहरे पर पती है तो उसकी आंखें हैरान से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है वीर। काफ़ी देर प्रिया तो वीर को देखती रह जाती है। वही कार के इंजन में आग पकड़ना शुरू हो जाती है। काफ़ी देर प्रिया को होश आता है और वीर को देखती है कि वीर किस हालत में। तब प्रिया वीर के चेहरे को थपथपाती है, वीर वीर होश में आओ, वीर वीर होश में, ये तुम्हारे साथ क्या, वीर होश में आओ। लेकिन वीर कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है। प्रिया जल्दी से वीर की प्लस चेक करती है, तब उसे पता चलता है वीर की प्लस गिरती जा रही थी। तब प्रिया वीर के गाल को थपथपाते हुए कहती है वीर तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, बस तुम हिम्मत मत हारना। और वीर को कार से निकालने की कोशिश करने लगती है। अभी प्रिया वीर को उस कार से बाहर निकाल रही थी कि तभी वहां से शालिनी अपनी गाड़ी लेकर गुजरती है, लेकिन शालिनी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है कि जिसे वो पहाड़ी पर ढूंढने जा रही थी वो इस वक्त यही मौजूद है और जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन शालिनी को वहां से गुजरते वक्त कुछ एहसास जरूर हुआ था कि शायद उसका कोई यहाँ पर मौजूद था, लेकिन शालिनी इस एहसास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वही प्रिया वीर को कार से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिया थी तो एक लड़की ही न, कैसे वो वीर को अकेले संभालती। लेकिन फिर प्रिया काफ़ी कोशिश कर रही थी, अंत में उसकी कोशिश कामयाब भी होती है और वीर को बाहर निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही प्रिया वीर को निकालती है वैसे ही वीर की कार ब्लास्ट हो जाती है और वीर प्रिया उस ब्लास्ट की वजह से उड़ते हुए कुछ दूर जाकर गिरते हैं। और वीर तो पहले ही बेहोश था, लेकिन अब ब्लास्ट की वजह से प्रिया भी बेहोश भी हो गई। अब देखना ये होगा कि इन दोनों को बचाने कौन आएगा और क्या वीर बच पाएगा या फिर से एक बार वीर को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। चैप्टर 40। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। ब्लास्ट की वजह से प्रिया भी बेहोश हो गई थी और वीर तो पहले ही बेहोश हो गया था। दोनों कब तक वहीं पर पड़े रहे हैं उनको खुद नहीं पता। आधे घंटे बाद वहां पर एक कार आकर रुकी और उस कार से रिया बाहर निकली। एक्चुअली प्रिया ने जैसे ही वीर को देखा था इस हालत में, वैसे ही उसने रिया को मैसेज कर यहाँ पर बुला लिया था, लेकिन रिया को यहाँ आने में टाइम लग गया। रिया पहले तो वहां पर नज़ारा देखकर दंग रह जाती है, फिर वो अपनी नज़र घुमाकर देखती है उसकी फ्रेंड प्रिया कहा। तब उसे कुछ ही दूरी पर प्रिया दिखाई पड़ती है। रिया भागकर प्रिया के पास जाती है और उसे होश में लाते हुए कहती प्रिया होश में आइए, क्या हो गया प्रिया। लेकिन प्रिया अभी भी बेहोश रहती है। तब रिया अपनी कार से जल्दी से पानी की बोतल लाती है और थोड़ा पानी उस बोतल से निकालकर प्रिया के चेहरे पर मारती है, जिस पर प्रिया को होश आने लगता है। जब रिया देखती है कि प्रिया होश में आ रही है तो उससे कहती है प्रिया होश में आओ। प्रिया क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई पड़ रही है? जिस पर प्रिया अपनी थोड़ी सी लखड़ाती आवाज में कहती है हाँ वीर वीर कहा है। जिस पर रिया उससे कहती है प्रिया ये क्या कह रही हो, वीर यहाँ कैसे आ सकता है? तभी प्रिया खांसने लगती है। तब रिया उसे पानी पिलाती है। उसके बाद प्रिया अपनी नजरें घुमाती। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। प्रिया की नज़र उस रूम की तरफ थी जहाँ पर वीर का इलाज चल रहा था। पता नहीं क्यों प्रिया को घबराहट होने लगती है और उसके हाथों की हथेली से पसीना निकलने लगता है। उसे इतना घबराते हुए देखकर रिया उससे कहती है प्रिया अपने आप को शांत रख, कुछ नहीं होगा। उसे क्यों परेशान हो रही है? और आज तक तो तुझे ऐसे कभी नहीं देखा जो तू आज उस इंसान के लिए परेशान हो रही है जिसे तू सही से जानती तक नहीं है। सही से क्या तू उसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानती है? तो क्यों? जिस पर प्रिया कहती है पता नहीं क्यों पर
जब उसे ऐसी हालत में देखा है तब से पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया अपने सीने की तरफ उंगली करके कहती है। तब रिया उसे कुछ कहने को होती है लेकिन फिर ये सोचती है कि ये बात अभी उसे बताने से कोई फायदा नहीं होगा। तब प्रिया उससे कहती है कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। वैसे इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, परेशान मत हो। हम प्रिया के दिलासा देने पर प्रिया कुछ हद तक शांत हो जाती है लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक टाइम बीतता जाता है और 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। प्रिया की नज़र अभी भी उसी तरफ थी जहां पर वीर का इलाज चल रहा था। 1 घंटा होने को आया था लेकिन डॉक्टर्स अभी भी वीर का इलाज कर रहे थे और वक्त बीतने के साथ प्रिया की घबराहट भी बढ़ रही थी। वही राज, सौम्या और पार्थ तीनों इस हॉस्पिटल आ चुके थे। वो वहां पर आकर पूछते हैं कि वीर को कहाँ एडमिट किया गया है। तब उन्हें पता चलता है कि वीर अभी ऑपरेशन रूम में है और पिछले 1 घंटे से उसका इलाज चल रहा है। तब तीनों ऑपरेशन रूम की तरफ भाग कर जाते हैं लेकिन वहां पर प्रिया और रिया मिलती है। प्रिया तो उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देती है क्यों उसकी नज़र ऑपरेशन रूम के तरफ थी, लेकिन रिया उन तीनों को आते हुए देख लेती है। रिया उनमें 2 लोगों को तो नहीं जानती थी लेकिन उसने पार्थ को देखा हुआ था जब वीर उसे कॉलेज लेने आया था। पार्थ भी रिया को देखकर पहचान जाता है, आखिर उसने देखा हुआ था उसको अपने कॉलेज में। रिया उन तीनों को देखकर कहती है आप तीनों कौन। तब राज उसका जवाब देते हुए कहता है हम सब वीर के दोस्त हैं। वीर कहा है, जिस पर रिया उसे ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा कर देती है। तब राज भागकर उस रूम की तरफ जाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे सही से कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी के साथ सौम्या और पार्थ भी देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तब रिया उन तीनों से कहती है डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, तुम सब परेशान मत हो। जिस पर तीनों रिया को देखते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है। पार्थ भी रिया को देखकर पहचान जाता है, आखिर उसने देखा हुआ था उसको अपने कॉलेज में। रिया उन तीनों को देखकर कहती है आप तीनों कौन। तब राज उसका जवाब देते हुए कहता है हम सब वीर के दोस्त हैं। वीर कहा है, जिस पर रिया उसे ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा कर देती है। तब राज भागकर उस रूम की तरफ जाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे सही से कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी के साथ सौम्या और पार्थ भी देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तब रिया उन तीनों से कहती है डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, तुम सब परेशान मत हो। जिस पर तीनों रिया को देखते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है। वही इन सब से दूर शालिनी अब तक अपने कंपनी वापस आ गई थी और वो पता करने की कोशिश कर रही थी कि वीर कहाँ है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो वो काया को कॉल करके अपने केबिन में बुलाती है। कुछ देर बाद काया शालिनी के केबिन में आती है और शालिनी से कहती है जी बॉस, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तब शालिनी काया से कहती है मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर वीर का पता चाहिए, वो कहाँ है और कैसा है। काया शालिनी की बात सुनकर ये साफ महसूस कर पा रही थी कि शालिनी इस वक्त कितने गुस्से में है, इसलिए काया यस बॉस कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शालिनी अपनी आंखें बंद करके अपनी चेयर पर अपना सर टिका देती है लेकिन उसे आंख बंद करने पर वीर का चेहरा नजर आता है। तब शालिनी अपने आप से कहता है कहाँ हो तुम। वीर कहा। इधर हॉस्पिटल में वीर का इलाज अभी भी चल रहा था। करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर्स बाहर निकले। तब उनमें एक डॉक्टर ने प्रिया को देख लिए। प्रिया उनके पास जाकर पूछती है अंकल वीर कैसा है, जिस पर पहले वो डॉक्टर सभी लोगों देखते हैं। तब प्रिया उनसे कहती है यहाँ सभी वीर के फ्रेंड ही है। तब वो डॉक्टर प्रिया से कहते हैं देखो प्रिया, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि वीर की हालत बहुत खराब थी। इनफैक्ट वीर की घावों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक ही जगह बार बार वार किया गया हो। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है लेकिन अगर उसे 24 घंटे तक अगर उसे होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर वो डॉक्टर चुप हो जाते हैं। वही सभी की चेहरों को देखकर लग रहा था जैसे सभी लोगों को झटका लगा होगा। तभी डॉक्टर प्रिया से कहता है प्रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम केबिन में चलकर बात कर सकते हैं। जिस पर प्रिया कहती है जी अंकल। फिर प्रिया डॉक्टर के साथ उनके केबिन की तरफ चली जाती है और उसके साथ रिया भी चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में वीर का इलाज अभी भी चल रहा था। करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर्स बाहर निकले। तब उनमें एक डॉक्टर ने प्रिया को देख लिए। प्रिया उनके पास जाकर पूछती है अंकल वीर कैसा है, जिस पर पहले वो डॉक्टर सभी लोगों देखते हैं। तब प्रिया उनसे कहती है यहाँ सभी वीर के फ्रेंड ही है। तब वो डॉक्टर प्रिया से कहते हैं देखो प्रिया, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि वीर की हालत बहुत खराब थी। इनफैक्ट वीर की घावों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक ही जगह बार बार वार किया गया हो। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है लेकिन अगर उसे 24 घंटे तक अगर उसे होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर वो डॉक्टर चुप हो जाते हैं। वही सभी की चेहरों को देखकर लग रहा था जैसे सभी लोगों को झटका लगा होगा। तभी डॉक्टर प्रिया से कहता है प्रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम केबिन में चलकर बात कर सकते हैं। जिस पर प्रिया कहती है जी अंकल। फिर प्रिया डॉक्टर के साथ उनके केबिन की तरफ चली जाती है और उसके साथ रिया भी चली जाती है। पूर्णविराम। उन दोनों के जाने के बाद सभी वीर को देखना चाहते थे लेकिन नज ने सभी को ये कहकर मना कर दिया कि अभी उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दे, उसके बाद सभी लोग एक एक करके मिल लेना। जिसके बाद सभी लोग वहीं पार शांति से बैठ जाते हैं। वही राज पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वीर के साथ हुआ क्या था। राज अभी किसी से फोन पर बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे किसी भी हालत
मैं पता करके बताओ कि वीर के साथ क्या हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझा लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ में आई बात? इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। राज इस वक्त बहुत गुस्से में था। अगर इस वक्त उसके सामने निखिल आ जाए ना, राज उसे कच्चा चबा जाए। राज अभी अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही रहा था कि तभी उसके कंधे में किसी का हाथ महसूस हुआ। तब राज पलट कर देखता है तो वहां पर सौम्या खड़ी थी। सौम्या राज से कुछ कहती है, उससे पहले राज ने उसे गले लगा लिया। उसने इतने कसकर गले लगाया हुआ था कि सौम्या राज से कहती है राज मुझे दर्द हो रहा है, जिस पर राज अपनी पकड़ थोड़ी हल्की कर देता है। तब सौम्या राज से कहती है तुम परेशान मत हो, वीर भाई को कुछ नहीं होगा, वैसे भी उन्हें अभी बहुत कुछ करना है। जिस पर राज कुछ नहीं कहता है, लेकिन सौम्या की बातें राज का गुस्सा कम कर रही थी और उसे शांति महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद राज सौम्या से अलग होता है, लेकिन उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। राज सौम्या के चेहरे को पकड़कर उससे कहता है थैंक यू, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सौम्या इतना कहकर राज सौम्या के माथे को चूम लेता है, जिस पर सौम्या की आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो दोनों अभी हॉस्पिटल के ग्राउंड में थे, इसलिए उन्हें ऐसे देखने के लिए कोई नहीं था आसपास। वही वीर को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वीर के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद पहले पार्थ वीर को देखने गया था। वीर अभी भी बेहोश था, उसे होश आने में वक्त था। वही वीर के वार्ड के बाहर कुछ लोग निगरानी कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने हॉस्पिटल के बाहर जाकर किसी को फ़ोन करता है और कहता है सर उसे नॉर्मल कर दिया गया और मैंने पता किया कि अगर उसे 24 घंटे में होश नहीं आया तो वो मर जाएगा। उसकी बात सुनकर उधर से हंसने की आवाज़ आती है और वो हंसते हुए कहता है गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इसका इनाम मिल जाएगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। वो आदमी इनाम सुनकर बहुत खुश हो गया था और इस खुशी में अपने घर के लिए निकल गया। अभी कुछ दूरी पर वो गया ही था कि तभी एक ट्रक उसे टक्कर मारते हुए वहां से निकल गया। चैप्टर 42। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। पार्थ वीर के पास जाकर ही बैठ जाता है और वो राज को मैसेज कर देता है कि वीर को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर प्रिया और रिया दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठी थी। प्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो, उसी के साथ रिया भी गहरी सोच में थी। कुछ देर बाद प्रिया अपनी सोच से बाहर आती है और अपने अंकल से कहती है अंकल आप किस बेसिस पर कह सकते हैं कि ये वही है? जिस पर उसके अंकल मुस्कुराने लगते हैं और वो मुस्कुराते हुए प्रिया से कहते हैं प्रिया बेटे मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वही है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो हो सकता है। मुझे इसका पूरा नहीं पता, लेकिन तुम्हें इसका पता लगाना होगा। अगर ये वो है तो हमें उससे जल्दी ही बात करनी होगी, नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, ये तुम भी जानती हो और शायद वो भी। जिसके बाद प्रिया बहुत सी बातें करती है अपने अंकल से। उसके प्रिया और रिया दोनों उनके केबिन से निकल जाती है। केबिन के बाहर आने पर रिया प्रिया से पूछती है ये अंकल क्या बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया और वो किसे ढूंढने के लिए कह रहे थे? जिस प्रिया रिया से कहती है मैं घर चलकर सब कुछ बताती हूँ, लेकिन अगर ये वही हुआ तो मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि खतरा बहुत तेजी बढ़ रहा है। इतना कहकर प्रिया रिया के साथ वहां से वीर के वार्ड की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वीर को शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसे टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है, लेकिन वीर को अभी भी होश नहीं आया था, जिसकी वजह से सब परेशान हो रहे थे। तब राज सौम्या और पार्थ से कहता है सौम्या पार्थ तुम दोनों भी पैलेस जाओ क्योंकि वहां पर आंटी अकेले है और उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। जिस पर सौम्या मना कर देती है, लेकिन राज उसे किसी तरफ मना कर पार्थ के साथ उसे घर भेज देता है। वही रिया भी चली गई, सिवाय प्रिया और राज के सिवा वहां पर कोई नहीं था। राज अभी वीर के वार्ड के बाहर था। वही प्रिया इस वक्त वीर के पास ही बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, और वो एक तक वीर को देख रही थी। पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो अपने हाथों से वीर के बालों को सहलाने लगी और वीर से कहती है तुम जल्दी ठीक हो जाओ वीर, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने मकसद में आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन ये सभी बातें अभी करनी जरूरी नहीं है जितना तुम्हें आगे बढ़ने में। वही वीर को थोड़ा थोड़ा सा होश आ गया था, जिसकी वजह से वो प्रिया की कही हुई बातें सुन लेता है, लेकिन अभी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था, जिसकी वजह से वो प्रिया की बातों को ध्यान नहीं देता है। तभी प्रिया का फ़ोन बजता है तो प्रिया अपने फ़ोन को देखती है कि उसके दादू का फ़ोन आ रहा है, जिसे देखने के बाद प्रिया खुद से कहती है मैं दादू को खुशखबरी देकर आती हूँ। आखिर उन्हें भी वीर का इंतजार था, आखिर उन्हें भी पता चले कि वो फिर से वापस आ गया है। इतना कहकर प्रिया वीर के वार्ड से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद वीर धीरे से अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसे करने से उसके सर पर बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। वही राज भी वार्ड के अंदर आने वाला था, लेकिन उसे भी किसी का कॉल आ जाता है। इस समय वीर के वार्ड के पास कोई भी नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए एक आदमी जिसने वार्ड बॉय के कपड़े पहने हुए थे और उसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था, जिसकी वजह से अगर उसके सामने आ भी जाए तो उसको कोई पहचान नहीं पाता। वो अपने धीरे कदमों से वीर के वार्ड की तरफ बढ़ रहा
था। वीर के वार्ड के पास जाकर पहले वो इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। कंफर्म होने के बाद वो आदमी वीर के वार्ड के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो इंसान वीर को देखता है। वीर के देखने के बाद उस इंसान के चेहरे पर एक गंदी स्माइल आ जाती है और वो खुद से कहता है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है वीर, आज तेरा काम खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। इतना कहकर वो वीर के पास जाता है। उसके पास जाकर वो इंसान अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालता है। उसके बाद वो इंजेक्शन वीर की ग्लूकोज की बोतल में लगा देता है, बिना ये जाने कि वो बोतल वीर से जॉइंट है भी नहीं, वो तो अपने में ही लगा हुआ है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो इंसान वही सोफे से एक तकिया उठाकर वीर के पास आता है और वीर के मुंह पर रखने ही रहा था कि तभी वीर अपनी आंखें खोल देता है, जिस वजह से वो आदमी हड़बड़ा जाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक वीर उसे पकड़ लेता है और उस आदमी से कहता है, तुम बाज नहीं आओगे ना निखिल राठौर, पहले तुमने मेरे ऊपर धोखे से वार किया और अब फिर छुप कर आए हो मुझे मारने के लिए। वही वो इंसान यानी निखिल जो कि शालिनी का भाई है, वो वीर की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो वीर के घावों को अपने हाथों से दबाने लगता है। लेकिन फिर भी वीर की पकड़ ढीली नहीं होती है और वो उससे गुस्से में कहता है, आज मैं तेरा परमानेंट इलाज करता है, बहुत शौक है लोगों को मारने का, आज मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि तू कभी भी बिस्तर से उठ तक नहीं पाएगा। फिर वीर उसे बहुत मारता है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई भिखारी, लेकिन इतना मार खाने के बावजूद वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। तब वीर उसके बॉडी के ऐसे हिस्सों को दबा देता है जिसके बाद निखिल की बॉडी पूरी तरह से अकड़ने लगती है और कुछ ही देर उसका पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो उसी में वीर से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बेचार पे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। फिर वीर अपने पास में रखी हुई बेल बजा देता है, जिसकी वजह से वहां पर अलार्म बजने लगता है और तब राज और प्रिया दोनों भागकर वीर के वार्ड में आते हैं। लेकिन जब वो दोनों वीर के वार्ड में आते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर दम रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर आते ही उनकी नज़र सबसे पहले ही निखिल पर पड़ी है, जो कि जमीर पर पड़ा था और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। दोनों निखिल को देखने में इतना खो गए थे कि उन दोनों की वीर को देखा ही नहीं, जो कि फिर से बेहोश होने की कगार पर चला गया था, क्योंकि उसे सारे घाव फिर से खुल गए थे। चैप्टर 43। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो बिना किसी देरी किए। राज और प्रिया दोनों ही अभी निखिल को देखे जा रहे थे कि तभी दोनों को कुछ गिरने की आवाज आई, तो दोनों उस तरफ देखा कि जहां से गिरने की आवाज आई थी। प्रिया ने देखा कि वीर अपने बेड से नीचे गिर गया है। तब प्रिया और राज दोनों ही भागकर वीर के पास जाते हैं। प्रिया वीर के गाल को थपथपाते हुए कहती है, वीर वीर होश में आओ। फिर राज से कहती है, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेरी हेल्प करो वीर को बेड पर लिटाने में। तब राज होश में आता है और प्रिया की हेल्प से वीर को बेड पर लिटा देता है। उसके बाद राज वहां से चला जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। वही प्रिया वार्ड को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नज़र वहां पर लगे कैमरे पर गई। तब प्रिया तुरंत अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है और कुछ ही देर में उसके पास उसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ क्या हुआ था। रिकॉर्डिंग देखने के बाद प्रिया को बहुत गुस्सा आता है, तो वो फिर निखिल को मारने लगती है और वो गुस्से में निखिल से कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी निखिल राठौर, अब मैं तुझे बताती हूँ कि प्रिया माथुर क्या चीज़ है, बहुत शौक है लोगों को मारने का। प्रिया गुस्से से चिल्लाती है, गार्ड्स। उसकी ये आवाज़ सुनकर करीब 10 गार्ड्स तुरंत वीर के वार्ड में आकर प्रिया को ग्रीट करते हैं। तब प्रिया उन सभी से निखिल की ओर इशारा करते हुए सभी से कहती है, इसे ऐसी मिलनी चाहिए कि इसकी रूह कांप जाए। आई बात समझ में, जिस पर सभी हाँ में सर हिलाते हैं। और तब 2 गार्ड आगे आकर निखिल को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद राज डॉक्टर को लेकर वीर के वार्ड में आ जाता है। उसके बाद वीर की फिर से ड्रेसिंग होती है। प्रिया और राज दोनों इस वक्त वीर के वार्ड के बाहर थे। राज प्रिया से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था और प्रिया भी समझ रही थी। तब प्रिया राज से कहती है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, जिस पर राज को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो प्रिया से बोलता है, तुम ये सब वीर के लिए क्यों कर रही हो, क्यों कि मुझे जहाँ तक पता है तुम दोनों सिर्फ एक बार ही मिले हो। जिस पर प्रिया कुछ देर शांत रहती है। कुछ देर बाद प्रिया राज से कहती है, तुम जिसे अपना वीर समझ रहे हो वो एक्चुअली वो वीर है ही नहीं, उसे मरे हुए 3 महीने हो गए हैं। जिस पर राज कहता है, क्या पर तुमको कैसे पता। फिर राज को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल गया। वही राज की बात सुनकर प्रिया उसे घूरने लगती है और वो घूरते हुए राज से कहती है, मुझे कैसे पता, ये तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम्हें कैसे पता कि वो वीर नहीं है बल्कि कोई और है। तब राज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे उसने खुद सब कुछ बताया था कि वो वीर की बॉडी में आ गया और उसके साथ क्या क्या हुआ था जब असली वीर के साथ हादसा हुआ था, कि तो वो उसी दिन मर गया था। मैंने खुद अपने कानों से सुना था, लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद पता नहीं कैसे वीर एकदम
से होश में आ गया था तब मुझे बहुत हैरानी हुई थी। तब मैंने वीर से भी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने बताया कि उसे कुछ याद नहीं, या ये कहे कि उसे इस वीर की यादें नहीं मिली थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं जानता था यहाँ कि उसका इलाज किसने किया था, जिसका फ़ायदा पार्थ की माँ ने बखूबी उठाया था और वीर के सामने ऐसे दिखाया कि उसने ही वीर को बचाया है। और ताज्जुब की बात यह है कि जिसने वीर का इलाज किया था उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, जिसकी वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद वीर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तब मैंने उससे वादा किया था कि तुम भले ही कोई ही, लेकिन तुम मेरे लिए वही वीर रहोगे, और ये बात वीर और मैं ही जानते हैं और किसी को नहीं पता। और जब वो सहगल इंडस्ट्री का CEO बना तब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वीर सहगल वापस आ गया है फिर से अपने बदला लेने के लिए, जो कि उसे लगता है कि उसने अपना बदला पिछले जन्म में ही ले लिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिसका सबूत मैं कुछ दिनों पहले ही देख चुका हूँ। जिस पर प्रिया कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या वो अभी भी जिंदा है, जिस पर राज हाँ में हिला देता है। तभी डॉक्टर वार्ड के बाहर आती है, जिसे देखने के बाद राज उससे हैरान से कहता है तुम तो वही हो न जिसने वीर का इलाज मुंबई में किया था। जिस पर वो डॉक्टर पहले तो उसे गौर से देखने लगती है, फिर उसे कुछ याद आता है और वो राज से कहती है क्या तुम राज हो, जिस पर राज हाँ में अपना सर हिला देता है। तो वो डॉक्टर अंदर की ओर इशारा करती है तो क्या वो वीर है, मैंने उसे पहचाना नहीं है क्योंकि वो बहुत बदल गया है। तब प्रिया राज से कहती है क्या तुम इसे जानते हो। तब राज प्रिया से कहता है हाँ ये डॉक्टर रीत है, इन्होंने ने ही तो वीर का इलाज किया था जब वो मुंबई में था और उसका साथ हादसा हुआ था। तब राज डॉक्टर रीत से पूछता है आप एकदम से कहाँ गायब हो गई थी, मुझे जहाँ तक याद है कि आपने जिस दिन वीर का इलाज किया था उसके दूसरे दिन ही आप वहाँ से चली गई थी। तब रीत राज का जवाब देते हुए कहती है हाँ राज मेरा ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली, तब से मैं यहीं हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे वीर की रिपोर्ट देखनी है कि उसे ब्रेन में कोई इंजरी तो नहीं है। जिस पर राज हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद रीत वहाँ से चली जाती है। रीत के जाने के बाद प्रिया राज से कहती है वीर को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे सब कुछ उसके बारे में पता है, क्योंकि वो अभी उतना ताकतवर नहीं हुआ है, इसलिए जब तक वो पावरफुल नहीं बन जाता है तब तक उसे भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि वो अभी भी जिंदा है। जिस पर राज हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद प्रिया वापस वीर के पास चली जाती है, जो कि अभी गहरी नींद में था। प्रिया उसके पास जाकर बैठ जाती है। इधर राठौर विला में शालीन बहुत गुस्से में अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वीर कहाँ है। ये पता चलने पर वो मिलने जाना चाहती थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि प्रिया ने ही वीर को बचाया है और उसने ही वीर को एडमिट करवाया था और उसकी केयर कर रही थी, जो कि उसने अपने आंखों से देखा था, जो कि निखिल ने उसे भेजा था। इस वजह से वो गुस्से में अपने रूम को तहस नहस कर रही थी। वो गुस्से में अपने आप से कहती है तुम किसी और के नहीं हो सकते हो वीर, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे और किसी के नहीं। शालिनी की बात में उसका पागलपन दिख रहा था, जो आगे चलकर शायद वीर के खतरनाक साबित होने वाला था या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चैप्टर 44। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देर किए। शालिनी का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया था और उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रही है या करने जा रही है, लेकिन उससे वीर को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो रिश्ता था भी उन दोनों के बीच वो भी खत्म हो चुका है और फिर से वही रास्ते जाना ये बहुत मुश्किल है वीर के लिए, क्योंकि वो ऐसे इंसान से क्यों रिश्ता निभाएगा जिसे खुद कोई समझ नहीं। रिश्ते की यही उसने पिछले जन्म में भी किया था अपने दादू और अपनी प्रॉपर्टी के लिए उसने उसे छोड़ दिया था, तो क्या ही उससे उम्मीद की जा सकती है। वही हॉस्पिटल में प्रिया पूरी रात वीर के पास ही बैठी रही, राज ने भी उसे नहीं रोका। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। सुबह करीब 7 बजे जब वीर की आंखें खुली तो अपने एक हाथ में कुछ भारी सा महसूस हुआ। तब वीर ने अपनी नज़र घुमाकर उधर देखा तो प्रिया उसका एक हाथ पकड़ वही पर सो गई थी, जिसे देखने के बाद वीर के मन में बहुत कुछ चलने लगा। पता नहीं क्या वीर सोच रहा था जिसकी वजह से उसके फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन उसकी स्माइल जल्दी ही चली गई और वीर ने अपने मन में कहा नहीं वीर, तू इन सब चक्करों में नहीं पड़ सकते हो, मुझे इन सब से दूर ही रहना होगा, क्योंकि सब लड़कियां एक जैसे ही होती है, जब टाइम आता है तो वो अपना असली रूप दिखाई ही देती है। इतना सोचकर वीर अपनी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो प्रिया को पता नहीं चलने दे सकता था कि वो उसे उठकर देख रहा था। वीर के आंखें बंद करने के कुछ देर बाद प्रिया की आंखें खुलती तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने वीर का हाथ पकड़ा हुआ था और उसी का हाथ पकड़कर ही सो गई थी। जिस पर पहले प्रिया वीर को देखती है कहीं वो जग तो नहीं रहा है। जब प्रिया देखती है कि वीर अभी सो रहा है, जो कि सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, उसे सोता देखकर प्रिया रिलैक्स हो जाती है और अपने आप से कहती है थैंक गॉड ये अभी सो रहा है, नहीं तो ये ऐसे मुझे देखता है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करता। खैर अब मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर प्रिया धीरे से वीर की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाता है और उसके वार्ड से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही वीर अपनी आंखें खोलता है और अपने उस हाथ को देखता है जिसे प्रिया से पकड़ा हुआ था।
पता नहीं क्यों प्रिया के हाथ छुड़ाते ही उसे अपने दिल में खाली खाली सा लगने लगा था। प्रिया के जाने के बाद ही कुछ ही देर में राज उसके पास आता है और वीर को जगा हुआ देखा कर राज वीर से पूछता है, अब कैसा है तू? जिस पर वीर कहता है, मैं ठीक हूँ, तू सौम्या को बुला देगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। जिस पर राज कहता है, तू हॉस्पिटल में है, इस वक्त है यहाँ तो छोड़ दे, काम करना है। जिस पर वीर कहता है, नहीं मैं सही हूँ, वो काम जरूरी है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मुझे उससे कुछ बात करनी है और कुछ डिज़ाइन देखने हैं और ऐड भी कराने हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि तू सौम्या को बुला दी। और हाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, जल्दी ही मुझे निकलवा, नहीं मैं मेडिसिन की बदबू से मर जाऊंगा। जिस पर राज कुछ कहने को होता है लेकिन वीर उसे चुप करवा देता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना समझे, और तुम भी समझ रहे हो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि क्यों शालिनी मुझसे किसी भी कीमत में मिलना चाहेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ उससे मिलना, इसलिए तुम जाकर डॉक्टर से बात करो और मुझे भी पहले शिफ्ट करो। जिस पर राज उसकी बात समझ जाता है और वार्ड से बाहर चला जाता है और वो पहले प्रिया को कॉल करता है और उससे कहता है, प्रिया वीर जिद कर रहा है कि उसे भी पहले शिफ्ट होना है। जिस पर प्रिया उधर से कहता है, लेकिन क्यों? अभी उसकी हालत तो देखो, जितना वो अभी यहाँ रहेगा उसके लिए फ़ायदा रहेगा। जिस पर राज कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन उसकी मजबूरी है, इसलिए कह रहा हूँ कि उसे भी पहले शिफ्ट करवा दो। और वो क्यों ऐसा कर रहा है मैं मिलकर बताता हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती प्रिया, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से शिफ्ट करवा दो। जिस पर प्रिया कहती है, ठीक है, मैं डॉक्टर अंकल से बात करती हूँ। इतना कहकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। उधर प्रिया अपने अंकल को फ़ोन करती है और वीर को शिफ्ट करने की बात करते हैं। पहले तो उसके अंकल नहीं मानते हैं लेकिन फिर प्रिया किसी न किसी तरीके से मना ही लेती है, जिसके बाद वीर के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाते हैं और 2 घंटे के ही अंदर वीर को भी पहले शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके साथ एक डॉक्टर को भी भेजा जाता है ताकि अगर वीर को कोई दिक्कत हो तो वो संभाल सके। और वो डॉक्टर और कोई नहीं रीत थे, लेकिन वीर ने अभी उसे नहीं देखा था, अगर देखा होता तो पहचान जाता है। इधर राठौर मैंशन में शालिनी तैयार हो रही थी अपने ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उसकी 10 बजे मीटिंग थी। उसके बाद वो वीर से मिलने जाने वाली थी। उसे नहीं पता था कि वीर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, उसे तो लग रहा था कि वीर अभी भी हॉस्पिटल में ही था। ऐसे ही शालिनी अपने ऑफिस निकल जाती है और जल्दी ही वो अपनी मीटिंग करती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है वीर से मिलने के लिए। उसके साथ काया भी थी, उसके चेहरे के ऊपर परेशानी झलक रही थी। वो कुछ शालिनी को बताना चाह रही थी लेकिन शालिनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने में गुम थी और खुश हो रही थी कि वो आज वीर से मिलेगी और अपनी बात रखेगी अपने रिश्ते के बारे में, बिना ये जाने कि वीर उसके बारे में क्या सोचता है। शालिनी की खुशी उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी, इसी वजह से काया ने उसे नहीं बताया था कि वीर हॉस्पिटल से जा चुका है। वही वीर अपने पैलेस आ गया था और इस वक्त अपने कमरे में था और उसके सामने सौम्या और राज दोनों ही बैठे थी। तीनों कुछ डिस्कस कर रहे थे। वीर सौम्या से कहता है, सौम्या मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, मुझे 2 दिन बाद अपने रिजल्ट चाहिए, वो भी अच्छे। जिस पर सौम्या कहती है, भाई आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और कोई दिक्कत होगी तो राज है ना, वो मेरी हेल्प कर देगा, आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद सौम्या वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वीर राज से कहता है, मुझे मेरा लैपटॉप ला कर दे और जाकर कंपनी में देख, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, बहुत मुश्किल से मौका मिला है और ये मौका ऐसे ही गंवाने नहीं दे सकता हूं। जिस पर राज उसका लैपटॉप देता है। उसके बाद राज भी वहां से चला जाता है। उसके बाद वीर अपने लैपटॉप में सबसे पहले अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों देखता है, लेकिन जैसे ही वीर अपने इन्वेस्ट किया हुए पैसों देखता है तो वो दंग रह जाता है। इधर शालिनी की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। तब शालिनी काया के साथ अपनी कार से बाहर आती है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। अंदर आकर काया रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि वीर किस वार्ड में है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट काया से कहती है, उनका तो डिस्चार्ज हो गया है मैम। जिस पर काया कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो शालिनी के सामने ऐसे दिखा रही थी, उसे नहीं पता था और ये बात जाकर शालिनी को भी बता देती है। जिस पर शालिनी का गुस्सा फिर से बढ़ने लगता है। तब काया शालिनी से कहती है, बॉस ये हॉस्पिटल है, प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जिस पर शालिनी उसे एक बार घूर कर देखती है। उसके बाद शालिनी बाहर चली जाती है और तब काया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। शालिनी बाहर आकर अपने कार के टायर में गुस्से से एक किक मारती है, क्योंकि उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वही उन दोनों को प्रिया के डॉक्टर अंकल देख लेते हैं, जिन्हें देखने के बाद डॉक्टर अंकल प्रिया को कॉल करते हैं। चैप्टर 45। तो चलिए शुरू करते हैं इस नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। कॉल कनेक्ट होते ही डॉक्टर अंकल प्रिया से बोलती है, प्रिया
बेटा मुझे तुमसे कुछ बताना है, जिस पर प्रिया कहती है हाँ बोलिए ना अंकल, आपको क्या बात करनी है। तब डॉक्टर अंकल बोलते हैं प्रिया, शालिनी राठौर आई थी वीर को ढूंढते हुए, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे उसे पता चला कि वीर यहाँ से चुका है तो गुस्से में यहाँ से चली गई। लेकिन प्रिया ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है शायद शालिनी वीर को जानती है और शायद वीर भी, इसलिए ध्यान रखना कि शालिनी वीर तक न पहुंचे, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो सकता है वीर के लिए। इतना कहकर डॉक्टर अंकल कॉल कट कर देते हैं। वही प्रिया डॉक्टर अंकल की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और वो अपने आप से कहती है क्या वीर शालिनी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कैसे। कुछ भी हो, अगर वो एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उन दोनों के बीच कोई रिश्ता हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये वीर के लिए खतरा रहेगा, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर वो राज का नंबर डायल कर देती है। कॉल कनेक्ट होते ही प्रिया राज से कहती है मुझे अभी तुमसे मिलना है। तब उधर से राज कुछ सोच का कहता है प्रिया अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं शाम तक फ्री होकर मिलता हूँ प्लीज़, क्योंकि मेरी यहाँ बहुत ज़रूरत है। या तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम शाम को भी पैलेस आ जाना, हम वहीं पर बात कर लेंगे, जो भी बात करनी होगी वो हम वही कर लेंगे। ये बात प्रिया को भी ठीक लगती है, इसलिए वो भी राजी हो जाती है और वो राज से कहती है हाँ ठीक है, मैं शाम को भी पैलेस पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। इधर जैसे वीर अपनी इन्वेस्ट हुए पैसे को देखता है वैसे ही उसे शौक लगता है, क्योंकि जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनकी वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए के करीब करीब हो गई थी, जिसे देखकर वीर को शौक भी लगा था और खुशी भी। शौक इसलिए लगा था कि उसे नहीं पता कि उसके इन्वेस्ट हुए पैसे को वैल्यू इतनी हो जाएगी, और खुशी इस बात की है कि वो इन पैसों अपनी कंपनी को और ज़्यादा मजबूत कर सकता था। वीर अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे जैनी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी अपना 10,000 करोड़ रुपए कमाने का टास्क पूरा किया, इसलिए आपको राठौर कंपनी के 50% शेयर मिलते हैं। जिस पर वीर के मुंह से निकलता है क्या राठौर कंपनी, लेकिन कैसे और तुमने टास्क कब दिया। जिस पर जैनी हंसते हुए वीर से बोलती है बड़ी, ऐसे मेरे पास बहुत से टास्क है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम नहीं है, आप जब चाहे पूरा कर सकते है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपको क्या टास्क दिया गया और उसने आपको क्या इनाम मिलेगा, क्योंकि मुझे इसको इजाज़त नहीं है। आप जैसे जैसे अपना काम करेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको ये पता चलता रहेगा। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, और वीर अपने कंपनी के लिए आगे के प्लान के सोचने लगता है कि वो कैसे कैसे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। और ऐसे शाम हो जाती है। शाम को भी पैलेस में प्रिया अपनी कार से आती है। उसके कुछ देर बाद राज हर बार की तरह सौम्या को लेकर आता है। राज जैसे प्रिया की कार देखता है तो वो समझ जाता है कि प्रिया आ चुकी है। तब राज जल्दी से सौम्या को लेकर अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि प्रिया के साथ उसकी दोस्त रिया भी आई है और वो दोनों पार्थ के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन रिया पार्थ को अलग ही नज़रों से देख रही थी। शायद उसे पार्थ से पहली नज़रों वाला प्यार हो गया था। वह सौम्या पैलेस के अंदर जाकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वही प्रिया जैसे राज को देखती है तो राज उसे देखकर कहता है चलो स्टडी रूम में चलकर बात करते हैं। जिस पर प्रिया राज के साथ स्टडी रूम में चली जाती है। अब सिर्फ वहां पर पार्थ और रिया के अलावा कोई नहीं था कि तभी पार्थ के पास काव्य का फोन आता है। जिस पर पार्थ जल्दी से उसका कॉल उठा लेता है और कॉल उठाते हुए बोला हाय नेक्चुरी बिल्ली कैसी है। जिस पर उधर से काव्या बोलती है ओए बागर बिल्ले, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे ऐसे मत बुलाया कर, नहीं तो किसी दिन तेरा सर फोड़ दूंगी समझे। वैसे मुझे तुमसे कुछ बताना था। जिस पर पार्थ कहता है हाँ बताना, क्या बताना है। जिस पर काव्या कहती है ऐसे नहीं मिलकर बताऊंगी। जिस पर पार्थ रही हो जाती है और कहता है ठीक है मुझे बता दे, मैं मिलता हूँ तुझसे। तब काव्या उसे जगह बताती है जहां उन दोनों को मिलना था। उसके बाद पार्थ कॉल कट कर देता है और वो रिया की तरफ देखता है जो कि उसे ही देख रही थी। पता नहीं पार्थ ने रिया के आंखें कुछ इमोशन देख लिए, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और उससे कहा मुझे जाना होगा रिया, मैं बाद में मिलता हूँ। जिस पर रिया ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद पार्थ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिया के चेहरे पर एक कड़वाहट वाली मुस्कान आ जाती है और खुद से कहती है क्या किस्मत है, पहली बार कोई पसंद आया वो भी साला। इससे आगे की बात वो छोड़ देती है और इसी के साथ उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाता है। इधर राज प्रिया को लेकर स्टडी रूम में आ चुका था। स्टडी रूम में आकर राज प्रिया से कहता है हाँ अब बोलो प्रिया, तुम्हें क्या बात करनी थी। जिस पर प्रिया राज से कहती है क्या तुम शालिनी को जानते हो। राज उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है कौन शालिनी। तब प्रिया एक बार फिर से वही सवाल राज से करती है क्या तुम शालिनी राठौर को जानते हो। जिस पर राज सीरियस हो जाता है और कुछ देर चुप रहने के बाद वो प्रिया से कहता है हाँ प्रिया, मैं शालिनी राठौर को जानता हूँ। शालिनी वो जिसने वीर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बदले में वीर ने क्या चुकाया ये तुम नहीं जानती है। राज की बात सुनकर प्रिया को अपने अंदर डर लगने लगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कहीं वीर और शालिनी किसी रिश्ते में तो नहीं, और वो ऐसे डरते हुए प्रिया राज से कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब राज। तब राज अपनी बात आगे बढ़ाता और प्रिया से कहता है प्रिया, तुम्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए था, आखिर तुम इतने बड़े परिवार को इकलौती बेटी हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब कुछ बताता हूँ। जब वीर ने अपने ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन जब उसे अपने खुद के माँ बाप ने उसे अपने घर से निकाल दिया था, तब वो दर दर भटकने लगा था। तब
पता नहीं कैसे कि वीर के पास एक टेम्पलेट आ गया जिसमें शालिनी अपने लिए एक ऐसा इंसान ढूंढ रही थी जो उसके साथ 5 साल तक के लिए कॉन्टैक्ट मैरिज करे। तब वीर शालिनी के पास गया था, किसी को कुछ बताना नहीं था, इसलिए शालिनी को वीर की एज से कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली और शालिनी ने उसके बदले वीर की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। इसी बीच वीर ने सोचा कि वो शालिनी के साथ अपना रिश्ता कायम रखेगा, लेकिन शालिनी ने कभी भी उसका हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की और आज इसी का फल है। असली वीर तो उसी दिन मर गया था जब उसने मुंबई यूनिवर्सिटी की छत से कूदकर अपनी जान दे दी, जो कि सबको पता है, लेकिन ये सच नहीं है। जब प्रिया राज की लास्ट बात सुनती है तो उसका दिल धड़कने लगता है और वो राज से पूछती है तो फिर क्या सच है राज? जिस पर राज कहता है क्योंकि उसे मारा गया है और उसे किसने मारा पता है, शालिनी के सगे भाई निखिल राठौर ने, जिसे तुमने सुबह देखा ही होगा, जो वीर को मारने आया था। निखिल को ऐसा लगता है कि वीर उस दिन बच गया था, इसलिए वो बार बार वीर को मारने की कोशिश कर रहा था और वो अपने प्लान काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। अगर उस दिन तुम उस रास्ते से नहीं गुजर रही होती तो शायद हम फिर से वीर को खो देते। वीर के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर प्रिया वहीं पर सोफे पर एकदम से बैठ जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। आज के लिए बस इतना ही। एंड कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो।